नापाक इरादों से बाज नहीं आ रहा। ये बात अलग है कि सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते वो अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पा रहा। तो आज का हमारा बड़ा सवाल यही कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद लगातार सीज फायर उल्लंघन और बारामूला आतंकी हमला, क्या पाकिस्तान कभी लेगा सीख? आज इसी पर हम बात करेंगे और हमारे साथ शामिल हैं आलोक बंसल जी, जो कि निदेशक है सेंटर फॉर सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक इंडिया फाउंडेशन से आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी आपका। तो पाकिस्तान जिस प्रकार से 6 दिनों में 10 बार और आज देखें तो 4 बार सीज फायर के उल्लंघन, लगातार बारामूला का ये आतंकी हमला, क्या ये एक हताशा और बौखलाहट जो पाकिस्तान में इस कदर बढ़ गई है उसी का ही एक नतीजा है? बिल्कुल। आज ये जो हमला देख रहे हैं हम, जिस तरीके से बारामूला में हमला किया गया, ये दर्शा रहा है कि पाकिस्तान में और विशेषकर उसकी सेना के अंदर एक बौखलाहट है, क्योंकि वो भारत के हमलों के बाद, भारत के जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं उसके बाद उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस चीज़ को कैसे पचाएं और इसका क्या वो करें। क्योंकि जो पाकिस्तान का जनमानस है वो उनसे पूछ रहा है कि ये हुई है कि नहीं हुई है, और वो बार बार इसको नेगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। तो इस बौखलाहट में उन्होंने क्या है कि जो उनके स्लीपर सेल्स थे या जो लोग पहले घुसपैठ करके आ चुके हैं, उनको बोला जा रहा है कि आप किसी भी तरीके से हमला कीजिए। जो बारामूला का हमला था, इसकी विफलता ये दिखलाता है कि एक तो हमारी सुरक्षा सेनाएं जो हैं पूरी तरह से सजग हैं, और दूसरी तरह से ये जो हमला था ये कुछ प्रीमेच्योर टाइप का था, जिसमें कि उनको दबाव बनाया जा रहा था आतंकवादियों के ऊपर कि आपको हमला करना ही है, क्योंकि पाकिस्तान को कुछ दिखाना था कि कुछ हो रहा है। लेकिन ये जैसे आप कह रहे हैं कि वो निगेट करते हैं हमेशा इस बात को, ये हमने पहले भी देखा है, करगिल में देखा है, उससे पहले भी देखा है कि ये एडमिट नहीं करते कि ऐसा कुछ हुआ भी था। सर्जिकल स्ट्राइक को भी वो एडमिट नहीं कर रहे। क्या कारण है इसका? ये भी एक प्रकार की हताशा ही है जो दिखती है। देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। पाकिस्तान की जो सेना है उसने अपने आप को पाकिस्तान के वैचारिक संरक्षक का रूप ले लिया, आइडियोलॉजिकल गार्डियंस का। तो वो हमेशा से अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम देश की सुरक्षा कर रहे हैं, और पाकिस्तान के जो अर्थव्यवस्था है उसके बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की सेना पे खर्च होता है। तो लोग ये पूछते हैं कि भाई आपके ऊपर इतना खर्च हो रहा है, आपने दिया क्या? आप 65 में हार गए, आप 71 में आपने इतने बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण कर दिया। इसलिए पाकिस्तान की सेना का अगर आप देखें युद्धों में, 65 की लड़ाई को वो बोलते हैं हम विजयी हुए, उसके ऊपर डिफेंस ऑफ पाकिस्तान डे मनाते हैं। 71 की लड़ाई में वो इतिहास को घुमा फिरा के प्रेजेंट करते हैं, ये नहीं दिखलाते कि हमारी सेना ने इतनी बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण किया। और तो और कारगिल की लड़ाई में उन्होंने अपने सैनिकों के शव तक लेने से इनकार कर दिया। लेकिन अभी क्या है, पिछले कुछ समय से पाकिस्तान का जनमानस जो है पाकिस्तान की सेना के ऊपर सवालिया प्रश्न कर रहा है। जब ओसामा बिन लादेन को मारा गया था एबटाबाद में, तो रावलपिंडी में एक ऑटो रिक्शा के पीछे लिखा हुआ था कि आप जोर से हॉर्न मत बजाइए क्योंकि पाकिस्तान की सेना सो रही है। अब अगर आज ये मान लें कि हाँ भारत की सेना ने अंदर आके सर्जिकल स्ट्राइक की है, तो लोग फिर उनके ऊपर प्रश्न उठाने लगेंगे कि भाई आप किस बात का इतनी आपको ऊपर देश जो है इतना खर्चा कर रहा है। आप ना तो ओसामा, अमेरिका जब आता है दिल करता है तब आपकी सीमा के अंदर आके हमला कर जाता है। अब अगर भारत की सेनाएं भी जब दिल करता है आके आपके ऊपर हमला कर जाती है, तो आपकी एग्जिस्टेंस का क्या रोल है? आपको के ऊपर इतना जो खर्चा हो रहा है। इसलिए पाकिस्तान की सेना जो है एक तरफ तो बोल रही है कि इस तरीके का हमला हुआ नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि देश की जनता उनसे सवाल करेगी, और दूसरी तरफ कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से भारत के अंदर कोई हमला हो जिससे कि वो दिखा सके कि भाई हमने बदला लिया। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, जैसे कहा जा रहा है कि बारामूला में जो आए हैं तो झेलम नदी के थ्रू आए हैं। हमने देखा कि पठानकोट में भी ये कहा गया था कि साहब वो ब्यास की जो ट्रिब्यूटरी है रावी, उसके जरिए आए। तो यानी कि नदियां बहुत वल्नरेबल है। और हम जानते हैं कि पठानकोट के बाद जो रिव्यू हुआ था सिचुएशन का, उसमें भी ये बात आई थी कि साहब नदियां जो है ना उन पर आप पहरेदारी बिठाइए, उनको आप फुल प्रूफ करिए। तो क्या ये इसको आप किस प्रकार से? देखिए, इसका एक बड़ा सिंपल सा चीज है कि हमने जो है पूरे बॉर्डर की फेंसिंग कर दी है। हाँ। लेकिन होता क्या है कि जहाँ वाटर बॉडीज होती हैं वहाँ फेंस ऊपर से जाती है, और पानी का जो जल स्तर है वो ऊपर नीचे होता रहता है। अगर पानी का जल स्तर नीचे है तो एक बहुत बड़ा गैप बन जाता है जहाँ से लोग आसानी से जा सकते हैं, और अगर पानी का जल स्तर ऊपर है तो पानी के अंदर से होके भी लोग जा सकते हैं। तो ये पानी एक ऐसा जगह बन जाता है जहाँ पे भी एक जल का स्रोत है, कोई भी नाला जा रहा है, तो वहाँ पे जो फेंस है आपकी वो फुल प्रूफ नहीं रहती।
क्योंकि फेंस जो है एक लेवल पे जा रही है, उसके नीचे एक जगह बन जाती है जहां से घुसपैठिए जो है आसानी से घुसपैठ कर लेते हैं। तो अब इसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है, कुछ विशेष सर्वेलेंस इक्विपमेंट लगाए जा रहे हैं, उन जगहों पे थोड़ा और निगरानी का वो किया जा रहा है। लेकिन इतने सारे नाले और वो हैं, नदियां हैं कि उन पे पूरी तरह से हर वक्त नजर रखना मेरे ख्याल से इस वक्त मुश्किल है। उसके लिए हमें और तैयारियां करने की आवश्यकता है। एक बात और जो रिव्यू में आई थी पठानकोट के बाद, वो ये कि साहब टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। लेजर वॉल्स की बात की गई थी कि भैया लेजर वॉल्स आप ज्यादा इंस्टॉल करें, उससे ये काफी घुसपैठ में कमी है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। आज हमारे यहाँ मैं ऐसे वैज्ञानिकों को जानता हूँ जिन्होंने इस तरीके की तकनीक विकसित की है कि लेजर के द्वारा कोई भी हिले उसकी आवाज सुनाई जा सकती है, उसकी आवाज। लेकिन क्या है कि तकनीक का जो इंडक्शन है हमारे यहाँ वो थोड़ा एक धीमा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो नौकरशाही है वो तेज काम करने की आदी नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो इस कारण जो है सेना के साजो सामान में अभी भी सरकार की पूरी चाहत के बावजूद उतनी शीघ्रता से जो है उसकी जो अपकीप है वो हो नहीं पा रही। तो तकनीक को लाना बहुत आवश्यक है, स्पेशली लेजर और इस तरीके के इक्विपमेंट जो कि बिना किसी आदमी के प्रेजेंट हुए आपको इसके बारे में सर्वेलेंस दे दे, इंफॉर्मेशन दे दे। और इसी की तरफ हम पानी के अंदर भी कर सकते हैं। अगर हम सोनार्स का प्रयोग करें या इस तरीके की चीज़ करें तो पानी के अंदर से किसी का भी आना असंभव हो सकता है। जी अच्छा, बात करें हम जिस प्रकार से दुनिया भर के देश आज पाकिस्तान पर उंगली उठा रहे हैं, उसे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जिस प्रकार सार्क सम्मेलन स्थगित हुआ और उसके बाद जो कुछ हमने रिएक्शंस दुनिया भर से आए सुने, क्या लग रहा है आपको कि किस प्रकार से पाकिस्तान जो है वो क्या दीवार की तरफ धकेला जा रहा है, क्या जीरो इन हो रहा है? क्या आपको लगता है कि इस तरह से सार्क सम्मेलन जिस तरह से स्थगित हुआ, ये सारी बातें जो हैं वो इकट्ठा होकर एक तरफ इशारा कर रही हैं और इससे एक माहौल बन रहा है? देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान दक्षिण एशिया के अंदर अकेला पड़ गया है। अन्यथा क्या होता था कि अधिकांश दक्षिण एशिया के जो राष्ट्र थे उनकी जो सीमाएं थी सिर्फ भारत से मिलती थी, उनके जो संबंध थे भारत से थे। तो अधिकांशतः ये होता था कि अन्य राष्ट्र जो थे उसके साथ सहानुभूति दिखाते थे। पर अब धीरे धीरे इस पूरे क्षेत्र में लोगों को पता चल गया कि ये जो है आतंक का सरगना है, ये आतंक का स्रोत है। और इस कारण भारत ने तो कहा ही, बांग्लादेश ने खुलकर कहा, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा, फिर नेपाल, भूटान, श्रीलंका, यहाँ तक कि मालदीव्स ने भी कहा कि माहौल ऐसा होना चाहिए जब ये। तो अब पाकिस्तान को भी लग रहा है कि वो पूरे तरह से अलग थलग पड़ गया है। उसके बाद अमेरिका तो बार बार कह ही रहा है कि आपको आतंकवादियों के खिलाफ कोई कदम उठाना चाहिए। यूरोपियन यूनियन की तरफ से खबर आ रही है, यूरोपियन यूनियन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर बलूचों के ऊपर मानवाधिकार उल्लंघन के मामले खत्म नहीं होते हैं तो यूरोपियन यूनियन ने जो इनको GSP+ स्टेटस दिया है निर्यात के लिए, वो बंद कर दिया जाएगा, इनके निर्यातों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो कई चीजें एक साथ हो रही हैं और पाकिस्तान जो है एक कोने में घुसता चला जा रहा है। और UK और US में तो हस्ताक्षर अभियान जिस प्रकार से जोर पकड़ रहा है, बिल्कुल आज हस्ताक्षर अभियान चल रहा है कि पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित किया जाए। USA की कांग्रेस के अंदर रेजोल्यूशन पास किया गया है, दोनों एक डेमोक्रेट और एक रिपब्लिकन सांसद ने ये रेजोल्यूशन लाया है, इसके ऊपर ये कार्य चल रहा है। और साथ ही साथ जो है दुनिया के अंदर जो है जो पाकिस्तान की जो अंदरूनी हालात है उसके ऊपर भी लोगों का ध्यान बढ़ रहा है। जिस तरीके से बलोच, सिंधी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, अभी जेनेवा में, न्यूयॉर्क में इन लोगों ने काफ़ी बड़े बड़े प्रदर्शन किए जहां इन्होंने कहा कि हमारे साथ अत्याचार हो रहे हैं। तो अब जो है दुनिया की जो नज़रें हैं इनकी तरफ भी टिक रही हैं कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात है, कराची में जिस तरीके से चल रहा है, अल्ताफ हुसैन जो उन्होंने कुछ समय पहले एक बयान दिया था कि पाकिस्तान इस दुनिया के ऊपर एक कैंसर है, एक कर्स है। तो अब लोगों को लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो जनमत है वो भी इस राष्ट्र से खुश नहीं है और इसकी तरफ दुनिया की नजरें धीरे धीरे बढ़ती जी। आलोक जी, हमारे सुरक्षा बल तो मुंह तोड़ जवाब दे ही रहे हैं सीमा पर, लेकिन जिस प्रकार से भी पीछे बात चल रही थी कि साहब सिंधु नदी का जो समझौता पाकिस्तान के साथ हुआ उसको भी रिव्यू किया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें भी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप जब एक मल्टीपल डायरेक्शन से आते हैं तो आप ज़्यादा जीरो इन कर पाते हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो चीज़ है इसको करना कितना ज़रूरी है हमारे लिए? क्योंकि विशेषज्ञ ये भी बताते हैं कि सिंधु नदी जल का जो समझौता है उसमें ही इतनी सारी चीज़ें हैं, उससे बाहर ना जाए, अगर उसके भीतर ही हम बहुत कुछ कर लें तब भी पाकिस्तान पे दबाव बनाया जा सकता है। तो ये जो टैक्टिस है पाकिस्तान पे इस तरह से दबाव बनाने की, वो कितनी कारगर आपको लगती है? बिल्कुल कारगर है। सबसे बड़ी बात है हम ये कह रहे हैं कि हम सिंधु नदी के समझौते के ऊपर पुनर्विचार कर सकते हैं। हालांकि सिंधु नदी का जो समझौता है उसके अंतर्गत जितना पानी हमें जम्मू कश्मीर के
गृह यूज प्रयोग के लिए होना चाहिए, वहाँ पे जो खेती बाड़ी के लिए जो उसका आज तक हम प्रयोग नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वहाँ पे मेरे ख्याल से अभी आवश्यकता नहीं है, हमने कोई बांध नहीं बनाए इस हिसाब से। अगर हम वही बनाएं, और जो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है जहाँ पे बगलिहार 1, 2, 3 बनने हैं और चिनाब के ऊपर कई बांध बनने हैं, अगर हम वो बांध बना लें और थोड़े समय के लिए भी पाकिस्तान को पानी जो है कम मिले, तो उसी से पाकिस्तान के अंदर जो है परेशानियां शुरू हो जाएंगी। क्योंकि आज पाकिस्तान के अंदर जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है। पाकिस्तान एक वाटर स्ट्रेस्ड स्टेट है, तो उसके लिए पानी आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक बंसल जी। ये तो मसला ऐसा है जिस पर घंटों आप डिस्कशन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद।